नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पता है कल बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और इन 121 विधानसभा सीट में जो मतदान हुआ उनमें पटना जिले के, बिहार की राजधानी पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों पर भी कल मतदान संपन्न हो गया। और पिछले बार के अगर हम आंकड़े की बात करें तो पटना में जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें पिछली बार महागठबंधन को 9 विधानसभा क्षेत्रों में सफलता मिली थी और एनडीए मात्र 5 विधानसभा सीट पर सिमट गया था। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि कल हुए मतदान का जो समीकरण रहा, जिस प्रकार की बातें निकल कर आ रही है, उससे किन बातों की संभावना बन रही है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, हम समझने का प्रयास करते हैं। संभावनाएं किन की बन रही है। अंतिम परिणाम तो 14 नवंबर को आना है। एग्जिट पोल भी हम करेंगे, एग्जिट पोल करेंगे हम 11 तारीख को, जब दूसरे चरण का मतदान समाप्त होगा उसके बाद। लेकिन आज हम उन संभावनाओं पर बात करेंगे जिन संभावनाओं के कारण इन 14 सीटों पर परिणाम पलटता हुआ दिख रहा है। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि बिहार और पटना की राजनीति में एक जोड़ी 90 के दशक में बहुत ही चर्चित जोड़ी हुआ करती थी, वो जोड़ी इस बार, और उन दिनों वो जोड़ी एक ही दल में हुआ करती थी, लेकिन इस बार अलग अलग दल से वो जोड़ी विधानसभा पहुंचने वाली है। तो हम बात करेंगे उस जोड़ी की भी कि कैसे वो जोड़ी दोबारा 90 के दशक की वो जो जोड़ी चर्चित जोड़ी थी पूरे बिहार में, उन दिनों एक ही दल में थे, आज विभिन्न अलग अलग दल में है लेकिन गठबंधन में है, एक है, तो वो कैसे विधानसभा पहुंचती हुई दिख रही है प्रतिष्ठा वाली सीटों से। ठीक है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे और मोकामा से शुरुआत करते हैं। मोकामा में जिस प्रकार के खेल हुए बताने की आवश्यकता नहीं है। गोलबंदी जबरदस्त हुई अंतिम क्षण में, और पिछले गोलबंदी की तुलना में इस बार का गोलबंदी कुछ अलग रहा। अलग इस मायने में रहा कि लगातार आप देखेंगे कि अनंत सिंह केवल एक चुनाव, अनंत सिंह और अनंत सिंह का परिवार हारा वहां से, वो था 2000 का विधानसभा चुनाव, जब सूरजभान सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से चुनाव जीते थे। इसके अलावा हर बार चाहे पार्टी कोई भी हो या बिना पार्टी के हो, अनंत सिंह ही चुनाव जीते। लेकिन जब जब अनंत सिंह किसी अधिकतर चुनाव तो पार्टी के टिकट पर ही जीते, एक बार के वो निर्दलीय जीते। इसके अलावा तो हर बार, अधिकतर बार आप देखेंगे या तो अनंत सिंह के वोट, अनंत सिंह का अपना एक वोट बैंक है, इसमें जब नीतीश कुमार का वोट या लालू यादव का वोट जुड़ा तब अनंत सिंह की बड़ी विजय हुई। लेकिन इस बार जो सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक रहा है, वो वोट बैंक टूटता हुआ दिखा है। वो वोट बैंक इकट्ठा अनंत सिंह के पक्ष में नहीं गया है, इसीलिए अनंत सिंह की जीत आसान नहीं होगी। वही दूसरी तरफ सूरजभान सिंह शुरुआत में जितने ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे थे, कंफर्टेबल क्यों दिख रहे थे? इसलिए कि उनको लग रहा था, और आरजेडी ने भी एक रणनीति के तहत अंतिम क्षण में सूरजभान सिंह की पत्नी की उम्मीदवारी, बीना देवी की उम्मीदवारी की घोषणा की। तो ये उम्मीद थी लोगों के कि भूमिहारों का वोट बटेगा, सूरजभान सिंह बांटेंगे, और प्लस आरजेडी का जो वोट बैंक है यादव मुसलमान का, उसके बल पर वो जीत जाएंगे। लेकिन उन दिनों भी ये चर्चा थी कि अनंत सिंह को हराना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। तो और वो सबसे बड़ा कारण था अति पिछड़ा अनंत सिंह के साथ। लेकिन इस चुनाव में अति पिछड़ा भी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा आप कह सकते हैं कि अनंत सिंह इस सीट से निकल सकते हैं। कांटे की लड़ाई है, बीना देवी भी जीत सकती है, लेकिन कांटे की लड़ाई है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे 51% संभावना और किसी का 49% संभावना, तो मोकामा एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरा विधानसभा सीट है बाढ़। बाढ़ में सबसे अधिक संख्या राजपूतों की है और
मोकामा और बाढ़ में अंतर यह रहा कि मोकामा में अनंत सिंह की राजनीति जो जमी, उस जमी राजनीति को जमने में सबसे बड़ी भूमिका रही बाढ़ के राजपूतों की भी। कई घटनाएं हैं, बच्चू सिंह, बाढ़, खैर वो सब अलग विषय है, कभी अलग मुद्दों पे चर्चा होगी तो बात करेंगे। तो बाढ़ में बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे बीजेपी की टिकट पर, जदयू की टिकट पर, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इसलिए काटा कि लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधि वाला बयान कई बार दे चुके थे। बीजेपी की टिकट पर वहां से लड़ रहे हैं सियाराम सिंह और उनका मुकाबला है आरजेडी के उम्मीदवार कर्णवीर सिंह यादव से। पिछली बार उस विधानसभा सीट पे बाढ़ में आरजेडी नहीं लड़ी थी बल्कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़े थे वहां से सत्येंद्र बहादुर सिंह, जिनको 10,240 वोट से हराया था ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने। और ये कर्णवीर सिंह यादव तीसरे नंबर पर थे, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। इस बार आरजेडी ने कांग्रेस से वो सीट ले लिया और जो तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार थे कर्णवीर सिंह यादव, उनको आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांटों का संघर्ष है, लेकिन बीजेपी सुरक्षित स्थिति में, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी सुरक्षित स्थिति में है। तो मोकामा के बाद बाढ़ को आप डाल सकते हैं एनडीए के खाते में। तीसरी सीट है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर विधानसभा सीट, अनिरुद्ध कुमार यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं आरजेडी से। उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर अरुण कुमार के साथ है। यहां भी जो समीकरण है पिछले चुनाव वाला ही समीकरण इस बार भी अप्लाई हुआ है, इसीलिए आरजेडी के उम्मीदवार को यहां जीतने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार वहां से बीजेपी लड़ी थी लोजपा के बदले और बीजेपी के सत्येंद्र सिंह को अनिरुद्ध यादव ने चुनाव में हराया था, ठीक है, 20,672 वोट से। उसके बाद आते हैं फतुहा विधानसभा सीट। लगातार 3 चुनाव से फतुहा विधानसभा सीट को आरजेडी का गढ़ बना दिया है रामानंद यादव ने। जब से परिसीमन हुआ है नया 2008 में, परिसीमन से पहले यह विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट थी। यहां से कई चुनाव रामविलास पासवान के समधी पुनीत राय ने जीता था। उससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में कामेश्वर पासवान जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव जीते थे, ठीक है। फिर जदयू का भी कब्जा रहा। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार के प्रभाव, मतलब कि जातियां, माने कुर्मी जाति की भी आबादी इस क्षेत्र में रही है, यादव कुर्मी मतदाता अच्छी संख्या में, ग्रामीण क्षेत्र है पूरा का पूरा फतुहा, ठीक है। तो यहां पर अगर चुनौती जब जब आरजेडी को मिली तो जदयू से मिली बीजेपी, लेकिन परिसीमन के बाद जो कुछ पंचायतें कटी और नई जुड़ी, उसके कारण यह विधानसभा सीट आरजेडी के लिए अधिक सुरक्षित हो गई। अब यही कारण है कि 2010 से लगातार रामानंद यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार मुकाबला करा हुआ है। लोजपा की रूपा कुमारी, वो भी यादव जाति से आती है, ने मुकाबला अच्छा किया है, लेकिन फिर भी जीत फतुहा में रामानंद यादव की ही होती हुई दिख रही है। फतुहा और बख्तियारपुर 2-2 से टैली पटना का बराबर हो गया, ठीक है, फतुहा भी हो गया। इसके अलावा पटना साहिब विधानसभा सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदला और महागठबंधन तो हर बार उम्मीदवार बदल देती है, हर बार बदलती है। पटना का जो 4 विधानसभा सीट है मित्रों, यहाँ हर बार महागठबंधन उम्मीदवार बदल देती है, चाहे वो पटना साहिब हो, कुम्हरार हो, बांकीपुर हो, दीघा हो, ये इतिहास रहा। इसी कारण कोई एक चेहरा अपनी पहचान नहीं बना पाता और ये कारण होता है कि बीजेपी को यहां से एक तरह से एकदम सेफ पैसेज मिल जाता है, सेफ पैसेज, ठीक है। तो इस बार भी पटना साहिब में यही हुआ। कांग्रेस पार्टी से पिछली बार प्रवीण कुशवाहा लड़े थे चुनाव, इस बार शशांक शेखर लड़ रहे हैं। बीजेपी ने भी उम्मीदवार बदला, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है कितने वर्षों बाद? 30 वर्षों के बाद। 95, 2000, 2005 का 2 चुनाव, 10, 15, 20, 7 चुनाव लगातार नंद किशोर यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में पटना साहिब से चुनाव जीता। उसके बाद
नंदकिशोर यादव का टिकट कटा और रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया पटना साहिब से। गढ़ है बीजेपी का, चेहरा कोई भी हो, जीतती बीजेपी है। इसीलिए यहां भी रत्नेश कुशवाहा जीतते हुए दिख रहे हैं पटना साहिब विधानसभा सीट से। ठीक है, इसके बाद चलिए कुम्हरार विधानसभा सीट पर इस बार थोड़ा सा मुकाबला कांटे का रहा है। इसलिए कांटे का मुकाबला रहा यहां पर कि बीजेपी ने एक तो उम्मीदवार यहां भी बदला, अरुण सिन्हा के बदले संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। लेकिन कांटे का संघर्ष इसलिए नहीं रहा कि वहां बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, इसलिए भी नहीं रहा कि वहां जनसुराज का भी उम्मीदवार है, बल्कि इसलिए हुआ कि जनसुराज ने एक विद्वान व्यक्ति जिसकी की कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा है, ठीक है, उनको टिकट दिया। केसी सिन्हा की बात मैं कर रहा हूं, महान गणितज्ञ हैं, गणित के वरिष्ठ शिक्षक रहे हैं, दो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, तो एक उनकी प्रतिष्ठा रही है। दूसरा कास्ट फैक्टर, जो कि कास्ट का टिकट काटा गया था कुम्हरार से, इसीलिए कास्ट जाति का कुछ वोट केसी सिन्हा को मिला। यही एक कारण रहा कि बीजेपी थोड़ी सी यहां संघर्ष करती हुई दिखी। लेकिन सुशील मोदी के द्वारा सिंचित यह विधानसभा सीट बीजेपी बचाने में कामयाब रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कुम्हरार भी इस बार बीजेपी के खाते में। फिर जहां तक महागठबंधन का सवाल था, पिछली बार वहां से डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे थे। इस बार ये सीट उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टी भी बदल गई। इस बार आरजेडी के बदले कांग्रेस लड़ी इस सीट पर और कांग्रेस के उम्मीदवार थे इंद्रदीप चंद्रवंशी, और इंद्रदीप चंद्रवंशी पहले भाजपा ही थे। ठीक है, केवल चुनाव लड़ने कांग्रेस में आए, तो यहां भी पार्टी भी बदला, कैंडिडेट भी बदला। वही हाल रहा बांकीपुर में। बांकीपुर में बीजेपी के नवीन सिन्हा जो बिहार सरकार में मंत्री है वही उम्मीदवार है। उनके सामने पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा लड़े थे चुनाव। इस बार पार्टी ही नहीं बदली बल्कि उम्मीदवार भी बदला। इस बार इस सीट पर नितिन नवीन के खिलाफ महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थी रेखा गुप्ता, आरजेडी के उम्मीदवार। इसीलिए यहां भी कर सकते हैं नितिन नवीन को रास्ता रोकना, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र बन गया है ना पटना शहर में कि जहां बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है। तो नितिन नवीन भी यहां कंफर्टेबल स्थिति में है, मतलब जीतते हुए दिख रहे हैं। बांकीपुर, दिग्गा में भी वही फॉर्मूला। फिर महागठबंधन ने इस बार पार्टी तो वही है, सीपीआई-एमएल, पिछली बार भी लड़ी थी। पिछली बार सीपीआई-एमएल की उम्मीदवार थी शशि यादव, उसके बदले शशि यादव के बदले में इस बार उम्मीदवार के रूप में आई कौन? दिव्या गौतम, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, सीपीआई-एमएल की उम्मीदवार के रूप में। लेकिन यहां भी मुकाबला बहुत मजेदार नहीं, दीघा में संजीव चौरसिया जीतते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं जिन दो जोड़ी की बात मैंने की थी, तोता मैना की जोड़ी कह लीजिए, राम श्याम की जोड़ी के रूप में पटना की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक पहचान रहा था रामकृपाल यादव और श्याम रजक का। दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदला था। आशा देवी बीजेपी से लगातार चुनाव लड़ती थी, पिछली बार हार गई थी। 3 चुनाव जीतने के बाद इस बार बीजेपी ने उनके बदले पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को चुनाव में लड़ाया। सामने थे आरजेडी के उम्मीदवार, जेल में बंद बाहुबली रीतलाल यादव। बीजेपी इस सीट पर कब्जा करते हुए दिख रही है। उसका कारण पिछली बार जो बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक जितनी बातें थी कि एंटी इनकम्बेंसी था 3 बार जीतने के बाद आशा देवी के खिलाफ, उन सब चीज को किनारे करते हुए इस बार रामकृपाल यादव की जीत हुई है। उसके अलावा फुलवारी शरीफ में जदयू के उम्मीदवार के रूप में श्याम रजक ने सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार गोपाल रविदास को हरा देंगे ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। उसमें सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं श्याम रजक का अपना व्यक्तित्व भी रहा है, क्योंकि अरुण माझी जो पिछली बार लड़े थे जदयू के उम्मीदवार, उनके पास जो भी ताकत थी वो पार्टी की ताकत थी। लेकिन इस बार श्याम रजक की व्यक्तिगत ताकत भी जब जनता दल यूनाइटेड की ताकत के साथ जुड़ी तो उसका असर क्या हुआ। और दूसरा, गोपाल रविदास क्षेत्र में उनकी पहचान उतनी बेहतर नहीं होने का नुकसान यहां जो है आरजेडी को, महागठबंधन को होता हुआ दिखा है। तो फुलवारी शरीफ से
श्याम रजक के जीतने की संभावना बढ़ गई है। ठीक है, अब चलिए मसौढ़ी विधानसभा सीट। मसौढ़ी में आरजेडी के उम्मीदवार रेखा पासवान, जबरदस्त विरोध हुआ, आरजेडी के नेताओं ने ही विरोध किया, फिर भी तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने रेखा पासवान का टिकट नहीं काटा और रेखा पासवान का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अरुण मांझी से इस विधानसभा सीट पर है, लेकिन रेखा पासवान चुनाव जीतती हुई दिख रही है मसौढ़ी विधानसभा सीट में। ठीक है, वहां का समीकरण ऐसा है जो आरजेडी के फेवर में है, वैसे ही जैसे फतुहा का समीकरण है, जैसे बख्तियारपुर का समीकरण है। फतुहा बख्तियारपुर वाला समीकरण ही मसौढ़ी में भी प्रिवेल करता है, इसीलिए उसी समीकरण से मसौढ़ी में जीतती हुई दिख रही है। उसके बाद विक्रम विधानसभा सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी, सिद्धार्थ सौरभ इस बार, और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार को चुनाव में हराया था। इस बार सिद्धार्थ सौरभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो निर्दलीय उम्मीदवार, जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे सिद्धार्थ सौरभ के, अनिल कुमार सिंह, वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े वहां से, लेकिन यहां पर सिद्धार्थ सौरभ चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं विक्रम विधानसभा सीट पर। विक्रम विधानसभा सीट पर जीतते हुए दिख रहे हैं सिद्धार्थ सौरभ। ठीक है, पालीगंज विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला कड़ा है। संदीप सौरभ सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं वहां से। सुनील यादव को लोजपा ने चुनाव लड़ाया, पिछली बार लोजपा की उम्मीदवार थी वहां से उषा विद्यार्थी। जदयू लड़ी थी, वहां जयवर्धन यादव लड़े थे, वहां पूर्व मंत्री रहे रामलखन सिंह यादव के पोता जयवर्धन यादव। इस बार फिर से मुकाबला कांटों का है। लोजपा के उम्मीदवार सुनील यादव ने अच्छा मुकाबला किया है, लेकिन संदीप सौरभ अपने व्यवहार कुशलता के कारण, कैडर वोट है, समीकरण है, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन साथ साथ अपने एक मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, एक ही जाति के हैं दोनों, संदीप सौरभ भी और सुनील यादव भी, लेकिन अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी मिला हुआ लाभ संदीप सौरभ की रास्ते के जितने भी एंटी इनकम्बेंसी या मामला कांटा था वो सबको न्यूट्रलाइज करता गया और संदीप सौरभ चुनाव जीतने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। मनेर भाई वीरेंद्र, इस बार उनका मुकाबला यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार, पिछली बार इनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार लड़े थे, इस बार लोजपा को हिस्से में वो सीट गई, लेकिन मनेर में भी वही फॉर्मूला काम किया, जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के आधार पर लगातार आरजेडी जीतती आ रही है। वहां जैसे पटना में 4 विधानसभा सीट, पटना साहिब, कुम्हरार, बांकीपुर और दीघा में कोई उम्मीदवार कम, पार्टी ज्यादा जीतती है, पार्टी जीतती है, मतलब बीजेपी जीतती है। बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार होता है जीतने की संभावना बन जाती है। वैसे ही पटना के फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी और मनेर, ये 4 ऐसी सीटें हैं ना। पालीगंज में वैसा नहीं है, पालीगंज में यादव, कुशवाहा, भूमियार, ये अलग तरह का समीकरण है, लेकिन ये फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी और मनेर, ये 4 ऐसे विधानसभा सीटें जहां आरजेडी जिसको भी टिकट देगी, जिसको भी टिकट देगी, जिसके पास लालटेन निशान होगा, उसके चुनाव जीतने की संभावना बन जाएगी। जीतना, उसका हारना एक आश्चर्य होगा। तो इसीलिए मनेर में भाई वीरेंद्र जीतते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि चुनाव परिणाम पलट गया। पिछली बार 5 सीटें मिली थी एनडीए को, इस बार 5 सीटें मिल रही है महागठबंधन को, 9 सीटें एनडीए को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।